रैंक ऑफ द हीरो, ठीक है। ट्रेजेडी जो है फॉल ऑफ अ प्रॉस्पेरस मैन फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी ना, कि वो एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ से एक फेलियर की तरफ जाता है, ठीक है। वो एक प्रॉस्पेरस खुशहाली से बदहाली की तरफ जाता है। उसमें सबसे ज्यादा जो हमने साथ साथ लेके चलना था ना बेटा, वो रैंक ऑफ द हीरो लेके चलना था। कि जब हम ग्रीक्स की बात करते हैं उसमें हम किंग्स और क्वीन और इस तरह की मतलब स्टेटस की बात करते हैं, ये स्टेटस था। मिडीवल तक जो है, मिडीवल में कहा गया कि वो नैरेटिव ड्रामेटिक स्टाइल में पोइट्री, ये जो ट्रेजेडी नहीं लिखी गई, नैरेटिव स्टाइल में लिखी गई, जैसे हम चौसर की मॉक टेल की बात करते हैं। फिर हम आगे जाते हैं रेनेसेंस के ऊपर। रेनेसेंस जो है वहां पे भी रैंक कुछ इस तरह से था, रैंक ऑफ द हीरो, कि वो रिनोड पर्सन की एक ट्रेजेडी थी। तो बेटा आपने हीरो के कॉन्सेप्ट से नहीं हटना कि हीरो किस तरह का था, उसका रैंक क्या था। फिर फर्दर आगे जाएं तो फिर नॉर्मल मैन की बात आ जाती है, नॉर्मल ले मैन की बात आई थी, ठीक है। आगे हम जैसे जैसे रेनेसेंस के बाद जाते हैं, फिर हमने रेनेसेंस और एलिजाबेथ को ये भी कहा कि भाई उसके अंदर जब पोएटिक जस्टिस दिखा दिया गया या उसके बाद पोएटिक, तो हम उसको क्रिश्चियन प्ले तो कह सकते हैं, मोरालिटी प्ले तो कह सकते हैं, लेकिन ट्रेजेडी नहीं कह सकते, बिकॉज ट्रेजेडी में तो डाउनफॉल दिखाया जाता है हीरो का फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, जो कि गुड तो होता है लेकिन नॉट एनफ गुड होता है। तो जब डॉक्टर फॉस्टस आया तो एक बहस छिड़ गई कि डॉक्टर फॉस्टस ट्रेजेडी है या फिर वो कोई जो है ऐसा जो है मोरालिटी प्ले है। तो इन दो चीजों के दरमियान जो है वो एक जो है वो बहस छिड़ गई कि ये ट्रेजेडी नहीं है बल्कि ये एक मोरालिटी प्ले है। इस वजह से आप डॉक्टर फॉस्टस एज अ मोरालिटी प्ले पढ़ते हैं। डॉक्टर फॉस्टस का या तो कैरेक्टर पे क्वेश्चन आया होता था या डॉक्टर फॉस्टस एज अ मोरालिटी प्ले। वाई? क्योंकि उसके अंदर पोएटिक जस्टिस दिखाया गया, ठीक है। उस पोएटिक जस्टिस के तहत उस दौर के जो हीरोज हैं उनको जो है ये कहा गया है कि भाई ये जो है मोरालिटी प्लेज है, ये ट्रेजेडी नहीं है। तो उसको क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट के ऊपर तो कहा जा सकता है, लेकिन इसको ट्रेजेडी नहीं कहा जाता। फिर फर्दर ऑन ये कहा गया कि ये जो मैन की एग्जिस्टेंस है असल में वो उसका असल सिन है, ठीक है। ट्रू सिन जो है वो उसका एक्चुअली क्राइम ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ है। तो दैट्स व्हाई ये उसका कि अगर वो दुनिया में आ गया तो उसने करना ही करना है मतलब। फिर उसके बाद जो है हमने देखा कि एक कॉन्सेप्ट आया जो कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास का था, जैसे हेडा गैबलर जो है उसमें एरिस्टोक्रेटिक क्लास दिखाई गई और उसकी ट्रेजेडी दिखाई गई, एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी दिखाई गई इन द फॉर्म ऑफ हेडा गैबलर। तो क्या था कि रैंक ऑफ द हीरो बहुत डिपेंड करता है। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करवाया था, आपके पास पेपर्स में भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें देखें हीरो के बारे में कि व्हाट ट्रेजेडी इज नॉट कि व्हाट हैपेंस टू द हीरो बट हैपेंस थ्रू द हीरो। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर ट्रेजेडी अब ये नहीं है कि व्हाट हैपेंस टू द हीरो बट व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो, कि हीरो के थ्रू क्या दिखाया जा रहा है, ठीक है। रादर उसका स्टेटस अब किस तरीके से चेंज होता गया और फिर वो ट्रेजेडी जो है वो रिलीजियस सेक्युलर की तरफ आई, सेक्युलर से वो क्रिश्चियन मोरालिटी बन गई, क्रिश्चियन मोरालिटी से वो एग्जिस्टेंस का नाम आ गया, एग्जिस्टेंस से आगे जो है वो एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास की आ गई, फिर लेमैन की आ गई, आम इंसान की बात होना शुरू हो गई। तो करते करते ट्रेजेडी की डेफिनेशन और रैंक ऑफ द हीरो साथ साथ चेंज हुआ है, स्टेटस ऑफ द हीरो साथ साथ चेंज हुआ है। तो वो जो स्टेटस चेंज हुआ है तो वहां से हम चेक करते हैं कि व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो। फिर हमने एक जगह ये भी बात की कि पहले जो ट्रेजेडीज होती थी, एक दौर ऐसा भी आया जिसमें वो, जैसे मैंने आपको हेमिंगवे का कोड हीरो बताया था कि वो कहता था कि इंसान जो है मतलब कट जाता है, मर जाता है, कट जाता है, हार नहीं मानता। तो वो क्या कहता है उसका हेमिंगवे की एक बहुत मशहूर कोट है सॉरी, कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। तो उसका हीरो कैसा था कि एक ऐसा इंसान, एक वो फिशरमैन की कहानी है, द ओल्ड मैन इन द सी, ठीक है। एक आम फिशरमैन की कहानी है और वो एंड तक हार नहीं मानता, ठीक है। तो वो क्या है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, ये उसके कोड हीरो की डेफिनेशन थी, ये उसका हीरो था। तो दैट इज द थिंग कि एक इंसान, और इसी तरीके से हेमिंगवे का जब आप फॉर होम द बेल टोल्स, अगर आप उसकी वैसी उर्दू में थोड़ी सी समरी कभी पढ़ लीजिएगा, उसमें देखें कि वो जो जॉर्डन होता है वो एंड पे जाके वो उसको किल कर देते हैं, जो वहाँ के जो सिपाही होते हैं, जो फौजी होते हैं, वो उसको किल कर देते हैं।
क्योंकि ये एक्चुअली वहां पे सिविल वॉर चल रही होती है, तो ये किल हो जाता है लेकिन अपने एम से पीछे नहीं हटता। तो वो वही बात हो गई, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, एंड सेम इज द केस विद गैलीलियो गैलीलाई, क्योंकि ही वांट्स टू सर्व फॉर द साइंस, वो साइंस के लिए सर्व करना चाहता था, दैट्स व्हाई वो फिर वहां से आगे गया। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने फिर देखी। फिर हमने नाइसी में एट द एंड हमने क्या देखा, डज नॉट निगेट स्कॉफेन्यूर या शॉफेन्यूर ट्रेजिक नेचर ऑफ लाइफ, बट इन नाइसी ट्रेजेडी ड्रामेटाइजेस द टेंशन दैट रिवॉल्व्स इन अ हाई यूनिटी, कि वो जो टेंशन जो कि एक हाई यूनिटी में रिवॉल्व करती हैं, इर्द गिर्द माहौल में रिवॉल्व करती हैं, वो दिखाता है। दो द हीरो हु इज हाई मैनिफेस्टेशन ऑफ विल इज डिस्ट्रॉयड, वो जो हाई मैनिफेस्टेशन ऑफ विल होता है वो हीरो, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट हिज एटर्नल विल रिमेन अनअफेक्टेड, लेकिन उसकी एटर्नल विल जो है जस्ट लाइक जस्ट लाइक गैलीलियो गैलीलाई, उसकी जो एटर्नल विल होती है वो जो है अनअफेक्टेड रहती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने अभी पिछले लेसन में पढ़ी थी। आगे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज। और इसमें मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा पहले ही नोट्स शेयर कर दिए थे कि उसमें शोफेन्यूर, हेजेलियन कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें इन डिटेल हैं, वो एक दफा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एक वो मतलब आपका एक जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए, कि अगर कोई और क्वेश्चन भी आता है तो यू कैन डू इट इजीली। नेक्स्ट उस पर चलते हैं, वैसे है ये इंटरेस्टिंग, अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ें तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज। Raymond Williams, in his book Modern Tragedy, which first published in 1966, perhaps the most important 20th century inquiry, makes an exhaustive study of tragedy as a subject or an experience. ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज के फर्दर आगे 4 टॉपिक्स आ जाएंगे अभी, ठीक है, और वो फिर बताता है कि किस तरीके से ट्रेजेडी जो है वो उसको एज अ सब्जेक्ट या फिर एक एक्सपीरियंस के तौर पे लेता है। Instead of reaching over simplified conclusion, he goes into the complexity of subject, taking into account various concepts about tragedy. He defines it as, we come to tragedy by many rules. It is an immediate experience, a body of literature, conflict of theory, and academic problem. The part tragedy contemporary ideas deal with the contemporary tragic theory. He presents the discussion on tragedy in relation to the contemporary ideas. तो वो प्रेजेंट करता है उस डिस्कशन को ऑन ट्रेजेडी इन रिलेशन टू द कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज। ठीक है, वो अपनी ट्रेजेडी को कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज क्या होते हैं, जो हम असर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ट्रेजेडी एंड द पास्ट ट्रेडिशन, गुजरा हुआ पल। ठीक है, ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रेजेडी को वो कंपेयर करेगा उस दौर के साथ। कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज क्या होते हैं, उस दौर के जो आइडियाज थे ना जिसमें रेमंड विलियम रहता था, अब हम वो वाली बात करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, इट इज इम्पोर्टेंट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ सिंगल परमानेंट ट्रेजेडी। तो द ट्रेजिक एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रेजिक ही प्रेजेंट्स डिस्कशन ऑन ट्रेजेडी इन रिलेशन टू कंटेम्पोरेरी आइडियाज, यानी कि उसका जो हम असर दौर था वो इसकी बात करता है। द ट्रेजिक एक्सपीरियंस ऑफ एवरी एज इज यूनिक, विलियम सेज इट इज important and it is impossible to have a single and permanent tragedy. Such as attempt would be based on the assumption that human nature is permanent and unchanging. Rejecting the permanent of the theory of tragedy, William states that tragedy then not a single or permanent fact but a series of conventions and institutions. अब ट्रेजेडी जो है वो कोई सिंगल या परमानेंट फैक्ट नहीं है, बट अ सीरीज ऑफ कन्वेंशंस और इंस्टीट्यूशन है। R. William is averse to any kind of theorizing. He urges that it is necessary to break the theory if we are to value art. और वो ये भी अर्ज करता है कि ये नेसेसरी है कि आप थ्योरी को ब्रेक करें अगर हम वैल्यू को आर्ट करते हैं, यानी कि इनोवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको एक थियोरी ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक इनोवेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप आर्ट को वैल्यू करना चाहते हैं, यानी कि कोई ना कोई इनोवेशन होनी चाहिए। ही मेंटेन्स द प्रेजेंट कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द पास्ट बट प्रेजेंट कैन नॉट बी डिक्टेटेड द पास्ट। वो कहता है प्रेजेंट कभी भी आइसोलेट नहीं हो सकता पास्ट के साथ, लेकिन प्रेजेंट कभी भी पास्ट को डिक्टेट नहीं कर सकता। क्या हम पास्ट को कभी चेंज कर सकते हैं? क्या हम ट्रेडिशंस को, पास्ट ट्रेडिशंस को कभी चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि प्रेजेंट जो है वो पास्ट से आइसोलेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपके साथ जो प्रेजेंट में हो रहा होता है वो पास्ट ट्रेडिशन से ही लिया जा रहा होता है, लेकिन प्रेजेंट कभी भी डिक्टेट नहीं कर सकता पास्ट को। ही लुक्स एट ट्रेजिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम द एंगल ऑफ मार्क्सिस्ट।
We believe that all history is a tale of conflict between haves and not. ठीक है, तमाम जो हिस्ट्री, ऑल हिस्ट्री जो है वो क्या है, एक कन्फ्लिक्ट है, उसकी कन्फ्लिक्टिंग स्टोरी है बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट, कि जो आपके पास है यानी कि अगर आप रिच हैं या एक पुअर है, या आपके पास जो है और जो नहीं है. फॉलोइंग द हिस्टोरिकल एनालिसिस इन ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, विलियम डिस्कसेस मॉडर्न ट्रेजिक थ्योरी विद रेफरेंस टू 4 पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, वो जो है इसी ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन को हिस्टोरिकल एनालिसिस में फॉलो करते हुए, जो कि हमारा पिछला टॉपिक था, अब विलियम आपको बताएगा कि मॉडर्न ट्रेजिक थ्योरी विद रेफरेंस ऑफ 4 पॉपुलर कॉन्सेप्ट, जो उसके कंटेम्पोरेरी आइडियाज थे, उस दौर के 4 पॉपुलर जो कॉन्सेप्ट्स थे, वो उनको लेके आपको बताएगा. Number 1, order and accident. Number 2, destruction of the hero. Number 3, irreparable action and its connection with death. और number 4, emphasis on evil. ठीक है, ये 4 चीजें थी जो उसने बताई थी. सबसे पहले वो बताएगा कि ऑर्डर और एक्सीडेंट का क्या रोल होता है एक ट्रेजेडी में. फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, कि किस तरह से हीरो डिस्ट्रक्ट होता है. फिर इररिपरेबल एक्शंस एंड इट्स कनेक्शन विद दैट, कि किस तरह तरीके से कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि इररिपरेबल होते हैं, जो कि मतलब इस तरह के एक्शंस होते हैं जो हमें एक्सेस ऑफ डैमेज दे जाते हैं और वो इररिपरेबल होता है, और आपका जो डैमेज होता है वो रिकवर भी नहीं हो पा रहा हो. ठीक है, एंड इट्स कनेक्शन विद डेथ, और किस तरीके से उसकी डेथ होती है. अब ये देखें, ये जो दो है ना, टॉपिक नंबर 2 एंड 3, इसको कंबाइन करके एक क्वेश्चन आता है, दैट इज अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, कॉन्सेप्ट ऑफ द हीरो, हीरो की डेथ कैसे होती है. बेटा ये जो दो है ना, इनको कंबाइन करके आपका एक क्वेश्चन बनता है. या तो ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज आ जाएंगे, या फिर ये जो इसके दो फेजेस आपको नजर आ रहे हैं ना, नंबर 2 एंड नंबर 3, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है. कल पास्ट पेपर्स हमने देखे थे, उसके अंदर जो मेन चीज जो है ना हमने देखी कि या तो 3 एसेस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर ये डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो से रिलेटेड, कि ट्रेजेडी हैपेंस थ्रू द हीरो. ठीक है, ट्रेजेडी नॉट बट के व्हाट हैज हैपेंड टू द हीरो, बट व्हाट हैपेंस बाय द हीरो, कि हीरो से हमें क्या मिलता है. तो ये सारी चीजें, ये आपको ये टॉपिक नंबर 2 एंड 3 जो इसका है ना, यहाँ से आपको पता चलेगा. अब देखते हैं, तो मेन इसका वैसे तो पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो दो चीजें हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो कैसे होती है, वो जो एक्शंस होते हैं वो कैसे इतने ज्यादा उसका मतलब डैमेज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इररिपरेबल हो जाता है, और फाइनली उसकी डेथ होती है. और फिर उसकी डाउनफॉल में वो जो एम्फेसिस ऑन इवल है वो कितना ज्यादा होता है. ये चीज आपने बतानी है कि ये पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स थे जो उसके दौर के थे. फर्स्टली ही डिस्कसेस ऑर्डर्स एंड एक्सीडेंट. इट इज जनरली बिलीव दैट देयर इज नो प्रॉपर मीनिंग इन एवरीडे ट्रेजेडी, एंड इवेंट इटसेल्फ इज not tragic but only is through a shaped response. It is not possible to distinguish between an event and response to an event. बहुत मुश्किल है ये डिस्टिंग्विश करना कि एक इवेंट और एक रेस्पॉन्स टू इवेंट को डिस्टिंग्विश करना. ही रिजेक्ट्स दिस आइडिया एंड सेज दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इवेंट एंड रेस्पॉन्स टू एन इवेंट. वो कहता है बहुत मुश्किल है. अब ये ऑर्डर एंड एक्सीडेंट को देखिएगा कि किस तरीके से ऑर्डर्स और एक्सीडेंट होते हैं, यानी कि एक प्लॉट के अंदर किस तरह से ऑर्डर और एक्सीडेंट होता है, और उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है उस इवेंट को, उस प्लॉट को, और फिर किस तरीके से उसमें एक्सीडेंट होता है. एक्सीडेंट इज बेसिकली द रिस्पॉन्स ऑफ इवेंट, ऑर्डर इज बेसिकली मतलब इवेंट इटसेल्फ. He says an event does not earn a response. वो कहता है एक इवेंट कभी भी एक रेस्पॉन्स अर्न नहीं कर सकता. इट डज नॉट मीन दैट इट हैज नो रेस्पॉन्स. तो एक इवेंट, जाहिर बात है बेटा, इवेंट इटसेल्फ इज नॉट द रेस्पॉन्स ना. इन डिफरेंस टू एन इवेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेस्पॉन्स. लेकिन अगर हम एक इवेंट हमारे सामने हो रहा है और हम उससे इनडिफरेंस हो जाते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है, अब ये हमारा एक काइंड ऑफ response and where we feel the suffering. For example, Oedipus Rex के साथ अगर कुछ बुरा होता है, हम एक रेस्पॉन्स करते हैं, हम कहते हैं भाई ईडिपस के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हम उस वक्त सफरिंग फील कर रहे होते हैं इंटरनली, एंड वी आर वेयर वी फील द सफरिंग, वी आर विद इन डायमेंशंस ऑफ ट्रेजेडी. और जब हम वो रेस्पॉन्स देते हैं अगेंस्ट द इवेंट,
और एक सफरिंग फील करते हैं, इसका मतलब है कि अब हम जो ऑडियंस है वो डायमेंशंस ऑफ ट्रेजेडी में है। लेकिन बट अ बर्न फैमिली, broken career, smash on the road or a mining disaster which leaves people are called accident. अब वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इवेंट एंड द एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट और इवेंट में क्या फर्क होता है? इवेंट जो है वो एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लॉट के अंदर एक कहानी चल रही है, हीरो के साथ कुछ बुरा होता है और मैं कहती हूँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे अंदर से सफरिंग हो रही होती है, एडिपस के साथ बड़ा बुरा हो गया भाई। ठीक है, लेकिन इस एक बर्न फैमिली, खुदा ना खास्ता हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसा रियल लाइफ में हो जाता है कि एक बर्न फैमिली है, एक फैमिली है जिसको आग लग गई है, किसी का ब्रोकन करियर है, या रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट हमें देखने को पड़ जाता है, या कहीं माइनिंग डिजास्टर, कहीं जलजिला आ जाता है। तो विच लीव्स पीपल जो है इन सफरिंग, मतलब जो लोगों को सफर होने के, विच लीव्स पीपल, बेटा इन सफरिंग लिख दीजिएगा या इन शॉक लिख दीजिएगा, उनको हम कहते हैं कि एक्सीडेंट है, कि ये इस बंदे के साथ कोई हादसा हो गया, इस वजह से वो शॉक में है या वो सफरिंग में है। तो सफरिंग जो है वो तो फिर किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो भी हो रही है, लेकिन एक ड्रामा को देखते हुए उसके इवेंट के रेस्पॉन्स में भी हो रही है। तो जब ड्रामा को देखते हुए एक इवेंट के रेस्पॉन्स में होगी तो वो तो ट्रेजिडी कहलाएगी। लेकिन अगर एक बंदे के साथ कुछ मिसहैप हो जाता है और वो शॉक में है, वो भी सफरिंग में ही है, हम उस सफरिंग को, एवरी सफरिंग इज नॉट द ट्रेजिडी, असल में इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये। ठीक है, हर सफरिंग जो है वो ट्रेजिडी नहीं होती। सफरिंग सिर्फ उस वक्त ट्रेजिडी है जब एक इवेंट का रेस्पॉन्स आता है और हम सफरिंग फील करते हैं, इट मीन्स कि वी आर इन डायमेंशंस ऑफ ट्रेजिडी। लेकिन वैसे ओवरऑल चलते फिरते सड़क पे आप देखते हैं इतनी सारी लोगों की डेथ्स हुई होती है, किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है, हम फॉर अ टाइम बीइंग देखते हैं, उसके बाद हम वहां से गुजर जाते हैं, हम वो बॉदर नहीं, मतलब हमारे लिए वो बॉदर नहीं करता। लेकिन जिसके साथ हुआ होता है वो उस वक्त एट द शॉक पोजीशन होता है, तो वो फिर हम उसे कहेंगे कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो एक्सीडेंट देखकर ही हम आगे चलेंगे। तो further he says an ordinary man's death results in suffering and mourning of near and near ones. इसी तरह अगर एक आम इंसान है, उसकी डेथ हो गई है, तो उसके इर्द गिर्द के लोग, उसके नियर वंस जो होते हैं, सिर्फ वही मॉर्न करते हैं, यानी कि वही मातम कर रहे होते हैं, उन्हीं को दुख हो रहा होता है। Thus to believe that only death of prince is tragedy. तो इस वजह से ये कहा जाता है कि डेथ ऑफ प्रिंस तो ट्रेजेडी है, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। Raymond does not seem agree with Yeats, who exclude the suffering of accident and the war from tragic incident. Same is the case with the Hegel, who makes difference between mere sympathy and true sympathy. According to Hegel, accident does not produce sympathy. वो कहता है कि ये accidents जो होते हैं ना, ये produce नहीं करते sympathy. It is produced by suffering of elite or noble. ये सिर्फ उस वक्त होता है जब सफरिंग किसी एलीट की या नोबल मैन की होती है। बट रेमंड रिजेक्ट्स, जैसे हम कहते हैं ना, हायर द प्लेस ग्रेटर द फॉल। ठीक है, और डेथ ऑफ द प्रिंस इज द डेथ ऑफ द इज द फॉल ऑफ द होल, मतलब किंगडम, या होल फॉल ऑफ द होल नेशन, डेथ ऑफ द किंग इज द फॉल ऑफ द होल नेशन। तो वो क्या होता है बेसिकली, उसी में हम देखते हैं कि किसी नोबल पर्सन उसका डाउनफॉल दिखाया जाता है तो फिर सफरिंग होती है, तो फिर हम उसको ट्रेजेडी काउंट करते हैं। लेकिन रेमंड कहता है ऐसा नहीं होता। That emphasis on that rank in tragedy should not remain limited to an elite person. वो कहता है कि ये जो हम हीरो को एक elite person करार दे देते हैं कि जी वो किंग ही होगा तो उसका डाउनफॉल दिखाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इंक्लूड द होल वेब ऑफ कॉमन मैन, बल्कि उसके अंदर कॉमन मैन आना चाहिए। जैसे उसने गैलीलियो गैलीलाई की मिसाल दी, एक आम औरत की मिसाल दी, इस तरह उसने कई और भी ड्रामाज हैं, उसको अभी आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसका टॉपिक उसके अंदर है ये सारा। तो वो कहते हैं इट इंक्लूड द होल वेब ऑफ द कॉमन मैन, कि ट्रेजेडी के अंदर सब कुछ होना चाहिए, खाली हायर रैंक के लोग नहीं आने चाहिए। अदरवाइज दिस वुड बी अनएक्सेप्टेबल टू बॉर्डर सोसाइटी। अदरवाइज क्या होगा, ये सब अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा बॉर्डर सोसाइटी के लिए। आप लोग जब हेजल एंड हेजेरियन कॉन्सेप्ट लिखेंगे ना, उसके अंदर ये पैराग्राफ जरूर ऐड कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू हेजल, ट्रेजेडी मस्ट कंटेन सम एथिकल लेसन। ठीक है, हेजल के मुताबिक जो है ट्रेजेडी के अंदर कुछ एथिकल लेसन होने चाहिए। Tragedy of Oedipus Rex is due to his arrogance. Self-confidence is a good quality. When it takes the form of pride, haughtiness, or arrogance, it becomes disguising. Mac and King Lear are the good instances of ethical lesson.
Raymond brings another aspect of tragedy under discussion. He says order is a result of tragic action. वो कहता है कि ये order जो है वो एक result है tragic action का. There is always some disorder that is corrected by order. Tragedy of Oedipus Rex is disorder which is corrected by the forces responsible to create in society. The destruction of the hero, the most common interpretation of tragedy, is an action in which the hero is destroyed or die. और डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो क्या है? द मोस्ट कॉमन इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेजेडी है, जो कि इज एन एक्शन इन विच हीरो इज डिस्ट्रॉय और डाई. मतलब क्या है डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो की? अगर हम डेफिनेशन लें तो वो ये कहता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो ये है कि एक हीरो जब डिस्ट्रक्ट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए या वो एंड पे मर जाए तो हम कहते हैं भाई डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो हो गया. ऑलमोस्ट ऑल ट्रेजेडी एंड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो. जितनी भी ट्रेजेडीज है उसमें एंड जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो के थ्रू दिखाया जाता है. बट दिस डज नॉट गिव एन एंड टू द ट्रेजेडी. लेकिन इससे ट्रेजेडी का एंड नहीं हो जाता. वी थिंक ऑफ ट्रेजेडी एज व्हाट हैपेंस टू द हीरो, बट मॉडर्न ट्रेजेडी इज व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो. अब हम डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेजेडी या डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो को क्या लेते हैं? वो कहता है कि इससे एंड नहीं हो जाता किसी भी ट्रेजेडी का, कि अगर हीरो डिस्ट्रक्ट हो गया है तो ट्रेजेडी का एंड हो गया. वो कहता है नहीं, वी थिंक ऑफ ट्रेजेडी एज व्हाट हैपेंस टू द हीरो, कि हीरो के साथ हुआ है. जबकि मॉडर्न ट्रेजेडी क्या है? व्हाट अपीयर्स थ्रू द हीरो या व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो, कि हीरो के थ्रू क्या मैसेज पहुंचा है, हीरो के थ्रू क्या हुआ है. But when we confine ourselves to hero, we unconsciously confine ourselves to one kind of experience. जब हम अपने आप को सिर्फ confine कर लेते हैं ना हीरो तक, महदूद कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने अपने आप को confine कर लिया है one kind of experience. एक ही experience के अंदर हमने confine कर लिया था. Emphasis on evil. Another major element in tragedy is emphasis on tragedy. Tragedy dramatizes evil in many particular forms. ठीक है, ट्रेजेडी में हमेशा emphasis on evil होता है. एक evil कैरेक्टर होता है जो कि उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में उसका दिखाया जाता है. नॉट ओनली क्रिश्चियन इवल बट ऑल्सो कल्चरल, पर्टिकुलर, आइडियोलॉजिकल. ठीक है, और हर तरह से इवल दिखाया जाता है उसके अंदर. In each tragedy, evil is shown as triumphant force. In Oedipus Rex, hero blinded his eyes as he sees the evil that has been committed by him. Culturally, evil is a name of many kinds of disorders which destroys actual life. ठीक है, evil जो है वो बहुत से disorders की ही एक kind है जो कि एक actual life को destroy कर देता है. It is found in variable forms such as vengeance, ambition, pride, coldness, lust, jealousy, disobedience and rebellion. William declares that we move away from tragedy when we interpret it as only the dramatization of evil. William rejects. वो कहता है कि we move away from tragedy. हम ट्रेजेडी के असल मकसद से या असल डेफिनेशन से बहुत दूर हो जाते हैं जब हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि ये सिर्फ ड्रामेटाइजेशन है इवल का. ट्रेजेडी ना तो सिर्फ ड्रामेटाइजेशन है रैंक का, हीरोज के, ना ही ड्रामेटाइजेशन है किसी इवल का, ना ही ये है कि हीरो मर गया तो ट्रेजेडी भी एंड हो गई, बल्कि हमने ये देखना है कि व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो. तो विलियम रिजेक्ट बोथ प्रोपोजिशंस दैट मैन इज नेचुरली इवल और गुड. और वो जो है इन दोनों प्रोपोजिशंस को कि इंसान जो है नेचुरली इवल और गुड है, वो इसको रिजेक्ट कर देता है. वो क्यों रिजेक्ट करता है कि इंसान नेचुरली या तो गुड होता है या वो इवल होता है? जैसे हम ये कहते हैं कि जो भी इंसान आता है दुनिया में अपनी फितरत लेके आता है. नेचुरली कोई भी गुड एंड इवल नहीं होता है. ये उसकी इर्द गिर्द की सोसाइटी होती है जो उसको अच्छा और बुरा बनाती है. वो कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें रह के वो स्पेसिफिकली जिसे कहना चाहिए वो बिहेव करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसके इर्द गिर्द की सोसाइटी अगर गली मोहल्ले की औरत है तो वो गली मोहल्ले की वाली गालियां देगी ना, सीधी सी बात है. ठीक है, और एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ में रहने वाली खातून है तो वो उसी हिसाब से अपनी लाइफ जो है वो गुजारेगी. ठीक है, तो दैट इज द थिंग. इसी तरीके से एक ट्रेजेडी जो है वो कहता है कि ये गुड एंड इवल एक्चुअली इंसान बाय नेचुरल नहीं होता. उसकी इर्द गिर्द की सोसाइटी जो होती है ना वो उसको वैसा बना देती है या वैसा करने पे मजबूर हो जाता है. और ट्रेजिक हीरो का क्या है कि वो उन सर्कमस्टांसेस में इतना ज्यादा इंट्रैप हो जाता है कि वो मजबूर हो जाता है वो कदम उठाने पे, और जिसकी वजह से उसकी ट्रेजेडी होती है. ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि वो कहता था कि मैन जो है वो नेचुरली इवल या गुड नहीं है,
बल्कि ये उसका इर्द गिर्द का माहौल होता है, उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके अंदर वो एंट्रैप हो जाता है और उसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं रहता। अगर ईडिपस रेक्स में भी देखें तो ईडिपस रेक्स के साथ भी यही हुआ था। वो जो उसके इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस थे वो और क्या करता अगर वो इन्वेस्टिगेशन ना करता था, क्योंकि उसकी कौम उसके पास आ गई थी, उसकी नेशन उसके पास आ गई थी कि भाई हमारा ऐसे हो गया, हमारी मतलब लोग मर रहे हैं, तो अब हम क्या करें ना। तो वो इडिबस जो है किंग लॉयस के मर्डरर को ढूंढना शुरू करता है। वो कुछ ऐसे जो है एंट्रैप हो जाता है ऐसे सर्कमस्टांसेस पे कि एंड पे बजाय मतलब कोई भी हो तो आई थिंक वो यही करता जो इडिपस ने किया। मैन इज नेचुरली नॉट एवरीथिंग, वी आर गुड और बैड इन पर्टिकुलर वेज इन पर्टिकुलर सिचुएशन। हम गुड और बैड होते हैं पर्टिकुलर वेज इन पर्टिकुलर सिचुएशन। The irreparable action, R. Williams believed that death is not an irreparable action in tragedy. और फिर वो कहता है कि हम जो है द irreparable action William believed death is not an irreparable action in tragedy, यानी कि वो इतना बड़ा irreparable action नहीं है कि जिसका मतलब कि एंड हो जाए। irreparable action क्या है कि जी जो कभी अब वो मतलब रिफंड नहीं हो सकता दोबारा से। वो कहता है वो irreparable action नहीं है, बल्कि हमने क्या देखना है, what happens through the hero। हमने ये नहीं देखना कि what happens to the hero, हीरो मर गया लो जी कहानी खत्म। वो कहता नहीं, what happens to the hero कि ऑडियंस उससे क्या मैसेज लेती है और उसके साथ उससे क्या मैसेज जो है हीरो के थ्रू प्रमोट किया। That gives meaning and importance to life। वो कहता है वो जो उस हीरो की जो डेथ होती है ना वो एक्चुअली मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस टू लाइफ देती है। वो कहानी को एक नया अंदाज देती है या वो एक न्यू मैसेज देती है कहानी को, यानी कि ऑडियंस को। When we see death naturally we draw together in grief as social duty of burial। जब वैसे कोई नेचुरल डेथ होती है हम क्या करते हैं, हम एक सोशल गैदरिंग होती है जिसमें हम जनाजे की तैयारी करते हैं। डेथ इज एब्सोल्यूट एंड आवर all our living simply relative। Death is necessary and all other human ends are contingent। Death is universal and everything tied to it quickly claims universality। The connection between tragedy and death is of course quite evident, but in reality it is variable as our response to death is variable। लेकिन अगर हम ये देखें कि डेथ जो है वो नो डाउट दैट इज अ यूनिवर्सल और हर चीज जो है क्विकली क्लेम करती है यूनिवर्सलिटी को, लेकिन कनेक्शन बिटवीन ट्रेजेडी और डेथ क्या है इज ऑफ कोर्स क्वाइट एविडेंट। इन दोनों में जो कनेक्शन है वो क्वाइट एविडेंट है, बट इन रियलिटी इट इज वेरिएबल। लेकिन रियलिटी के अंदर जो है ये वेरिएबल है, यानी कि चेंजेबल है एज आवर रिस्पॉन्स टू डेथ इज वेरिएबल, क्योंकि डेथ की तरफ हर बंदे का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। Raymond says that tragic action is about the death, or yet it needs not to end with the death of a hero। It ends with the affirmation of certain social and religious dogma। और वो हमेशा यही कहता है कि ट्रैजिक एक्शन जो है वो हमेशा डेथ के बारे में होता है, yet it needs not to end with the death of the hero। हालांकि डेथ ऑफ द हीरो से कोई जरूरत नहीं है कि मतलब कि एंड में आपने हीरो को मारना ही मारना है। इस वजह से उसने गैलीलियो गैलीलाई को एंड पे फांसी नहीं चढ़ाया था, ठीक है। इट एंड्स विद द अफर्मेशन ऑफ सर्टेन सोशल एंड रिलीजियस डॉगमास। ये एंड होती है विद द अफर्मेशन जब सर्टेन किसके अफर्मेशन ऑफ सर्टेन सोशल एंड जो उस वक्त के सोशल या रिलीजियस डॉगमास होते हैं उसके अंदर उसका एंड होता है। टू कंक्लूड इन दिस एसे, Raymond Williams first describes the contemporary and customary concept of tragedy, then uses all subtle argument to reject it. His style is very interesting and persuasive. He first looks into pros and cons of arguments and then rejects them piece by piece. He takes up a very different position to this stand. He rejects ordinary and contemporary meaning of a tragedy. He is very minute and subtle in analyzing the contemporary concept। वो बहुत ज़्यादा minute है और subtle है analyzing contemporary concept। बाकी next question है, what do you understand by secularization of tragedy? Explain with reference to the shift in emphasis in tragedy from classical to modern time। बेटा ये आप जो है खुद पढ़ लीजिएगा। वैसे ये कल मैंने आप लोगों को जो है असाइनमेंट भी दिया हुआ था। असाइनमेंट में एक स्टूडेंट ने बहुत बड़ी गलती ये की हुई थी कि ये जो रेनेसेंस की है ना कि सेक्युलर ट्रेजेडी, उसने शुरू से मॉडर्न ट्रेजेडी से स्टार्ट किया था, सारा करते करते बिल्कुल बीच में जाके जब मिड ऑफ द
जो टॉपिक है वो मैंने देखा तो वहां से रेनेसेंस स्टार्ट हो रहा था, बल्कि वो मिड भी नहीं था, वो एंड होने वाला हो गया था। तो वहां पे जाके स्टूडेंट ने रेनेसेंस के बारे में लिखा होता। बेटा जो क्वेश्चन होता है ना, आपने उसके मुताबिक आंसर को सॉल्व करना होता है। अगर उन्होंने आपसे रेनेसेंस के बारे में पूछा है या सेक्युलर ट्रेजेडी के बारे में पूछा है तो आपने सेक्युलर ही लिखना है। अगर आप उन्होंने, और अगर ज्यादा से ज्यादा लिखना है, देखिए उन्होंने यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है और आगे उन्होंने ये सारा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो आगे चलता है और ये सारा कुछ होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने स्टेप बाय स्टेप देनी होती है। लेकिन जब आप पहले 3 पैराग्राफ जो है इररेलेवेंट लिख देते हैं, मैंने तो कल चेक कर लिया, मैंने तो बता दिया कि भाई ये स्टूडेंट को कि देखिए आपने 3rd या 4th पैराग्राफ में जाके आपने मुझे रेनेसेंस के बारे में बताया। एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं करना, उसने पहला पैराग्राफ पढ़ना है। अगर वो इररेलेवेंट है ना, अकॉर्डिंग टू आंसर नहीं है आपके क्वेश्चन के, उसने एक क्रॉस लगाना। उसने ना तो 2nd पैराग्राफ पढ़ना है, ना उसने 3rd पैराग्राफ पढ़ना है, वो पूरे क्वेश्चन को आपके क्रॉस कर देगा। सो बी रेलेवेंट टू द आंसर। फिर एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था रेनेसेंस के बारे में, उसने जनरल कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था कि रेनेसेंस क्या होता है, दैट इज द रीबर्थ ऑफ नॉलेज, दैट्स दिस एंड दिस। तो मैंने मेजर उसकी गलती ये निकाली कि दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू विलियम ब्लेक मॉडर्न ट्रेजेडी। तो बेटा अकॉर्डिंग टू विलियम ब्लेक की मॉडर्न ट्रेजेडी लिखना है। आपका जो अपना नॉलेज है अबाउट रेनेसेंस के, रेनेसेंस क्या होता है, आपसे किसी ने रेनेसेंस की डेफिनेशन नहीं पूछी। आपसे ये पूछा जा रहा है विलियम का कॉन्सेप्ट क्या था, वो रेनेसेंस ट्रेजेडी को कैसे लेता था, उसने उसमें क्या क्या आर्गुमेंट्स दिए थे, सिडनी के क्या आर्गुमेंट्स थे, उसने खुद क्या आर्गुमेंट दिए थे। रेनेसेंस में उसने बात की थी एक मतलब ऐसे रिनोर्ड पर्सन की बात की थी। उसने हायर रैंक को निगेट करके उसने कहा था नहीं, एक रिनोर्ड पर्सन की जो है